जैन साथियों, मैक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी यूपी ट्रिपल सी पेट की बहुत शानदार चल रही होगी। साथ ही दोस्तों आप सभी की तैयारी को और भी मजबूत करने के लिए हम लोग लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। आज हम लोग दोस्तों इकोनॉमिक्स के बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। आप सभी को पता है इकोनॉमिक्स के 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं और 5 के 5 क्वेश्चन आपको हमारी क्लास से देखने को मिलेंगे। 30 क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे लगातार बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। ये हम लोग क्लासेस चला रहे हैं, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर आपको सब कुछ दिया जा रहा है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग 30 क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में और सभी के सभी बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। इकोनॉमिक्स के जो भी 5 क्वेश्चन बनेंगे वो आपके सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, यही कहेंगे कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर दोस्तों आप इकोनॉमिक्स को टाइप बाय मतलब टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं, आपको इकोनॉमिक्स को डर लग रहा है, टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं, तो लिंक नीचे दिया गया इकोनॉमिक्स के नाम से, इकोनॉमिक्स यूपी ट्रिपल सी पेट के नाम से, उस पर जाइए। टॉपिक वाइज मैंने उसका रिवीजन करवाया है, बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा? पहला क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन कह रहा, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? बताएंगे अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। यानी कि ये बुक बहुत बार एग्जाम में आई। एडम स्मिथ की एक बुक है, का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। क्या बोलेंगे? द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन। ये किसकी बुक है? नेशन। ये किसकी बुक है? तो क्या बोलेंगे? द वेल्थ ऑफ नेशन जो है ये आपकी एडम स्मिथ की बुक है। आप सभी को याद रखना है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या है? तेरा जीएएम, जेएम का पूर्ण रूप क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेएम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो जेएम का पूरा रूप जो होता है वो क्या हो जाएगा आप सभी के लिए? जनधन। क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर ए, जनधन आधार मोबाइल। ये अच्छा जनधन आधार मोबाइल है क्या? देखिए आप सभी ने जो जनधन आधार खाते खोले थे, उनसे मोबाइल को जोड़ने के लिए जो सरकारी सब्सिडी बिना रिसाव के, मतलब सीधा जो कहने का मतलब है लाभार्थी तक पहुंचे, उसके लिए जनधन आधार मोबाइल लाया गया था। कहने का मतलब ये जनधन जो खाते थे उनसे आधार को जो मोबाइल को जोड़ने के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? विकल्प उत्तर ए होगा। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि 2014 के बाद जो सुधार हैं आपके एग्जाम में, वहां से टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द थ्योरी ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। द थ्योरी ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट, इस पुस्तक के लेखक कौन है आप सभी को बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जे एम किन्स। जे एम किन्स आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने क्या किया था? मंदी से निकलने का सिद्धांत दिया। क्या बोलेंगे दोस्तों? मंदी से निकलने का सिद्धांत भी इन्होंने, मंदी से निकलने का सिद्धांत भी दिया। और आप सभी को याद रखना है, इन्हें आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। क्या बोलेंगे दोस्तों? अगर पूछा जाए आधुनिक अर्थशास्त्र का, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कौन है, तो क्या बोलेंगे? आधुनिक जो अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है वो इन्हें ही माना जाता है। ठीक है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? एक मिनट दोस्तों, क्या बोलेंगे? एक मिनट। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? वो जेएम किन्स को माना जाता है। क्लियर आप सभी को? चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा, भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था विद्यमान है? आप सभी को पता होगा भारत में कौन सी पूंजीवादी, मिश्रित, चक्रीय या अविकसित अर्थव्यवस्था। तो क्या बोलेंगे? भारत में आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने को मिलेगी। क्या बोलेंगे दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रावधान है। आप सभी को ये बात याद रखनी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जैसे अमेरिका, ठीक है, जो आपके जो बड़े देश होते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है? यहाँ पर निजी और सरकार का सहअस्तित्व होता है। ठीक है, कुछ चीज़ें निजी के क्षेत्र में होती हैं और कुछ चीज़ें जो होती है, जो आवश्यकता, इनको बहुत आवश्यकता पड़ी तो उनको सरकार के हाथों में उनका मूल्य रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को कृषि और संबंध क्षेत्र भी कहा जाता है। कृषि और संबंध क्षेत्र भी कहा जाता है। देखिए अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र आपको देखने को, जो क्षेत्र देखने को मिलते हैं उनमें सबसे ज़्यादा एग्जाम क्वेश्चन 3 क्षेत्रों से आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। देखिए अगर मैं प्राथमिक क्षेत्र से बात करूं तो प्राथमिक कृषि से जितने भी इंपॉर्टेंट कार्य होते हैं, कृषि से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, वो सभी आपको दोस्तों प्राथमिक कार्य के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। जैसे मैं बात करूँ कोई भी कार्य, जैसे गन्ना है, धान है, इनकी खेती वगैरह सभी किसके अंतर्गत आते हैं? वो प्राथमिक उद्देश्य से आ गया। ठीक है, अच्छा जैसे बोल रहे उद्योग धंधे, अगर पूछ ले क्या बोले दोस्तों? उद्योग धंधे, तो उद्योग धंधे ये कैसे? ये दोस्तों द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। क्या बोलेंगे? द्वितीय क्षेत्र। ये कैसे? देखो समझो, अगर मान लिया कृषि से हमने गन्ना काटा, क्या बोलेंगे दोस्तों? गन्ना काटा, और गन्ना के बाद उद्योगों में उसकी क्या बनाई? उद्योग लाए और उसकी हमने चीनी बना दी। क्या बोलेंगे? चीनी। यानी कि चीनी बनी है जो, ये उद्योगों के द्वारा बनी है, द्वितीय के अंतर्गत आ गई। जैसे मैंने क्या बोला, कृषि से आपने देखा होगा लकड़ी काटी जाती। क्या बोलेंगे? लकड़ी काटी गई और लकड़ी का दोस्तों उद्योगों में लाकर फर्नीचर बना दिया। क्या बोले? बना दिया गया फर्नीचर। क्या बोलेंगे दोस्तों? फर्नीचर बना दिया गया। यानी कि ये भी औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आप सभी को देखने को मिलती है, द्वितीय क्षेत्र में आएगी। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा कि आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत द्वितीय क्षेत्र किसमें शामिल होते हैं। मैंने अभी क्या बताया, द्वितीय क्षेत्र किसके अंतर्गत, जो निर्माण कार्य होते हैं, मतलब विनिर्माण, मतलब दोबारा करना, तो क्या बोलेंगे विनिर्माण जितने भी होते हैं वो आपके द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैं बात करूं पशुपालन, पशुपालन आपको प्राथमिक क्षेत्र में अंतर्गत देखने को मिले, क्या बोलेंगे और उत्खनन, ये वानिकी, ये सभी कहां पर, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं। विनिर्माण ये आपका द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्थिक नियोजन की जो पहली रूपरेखा किसने तैयार की, तो क्या बोलेंगे एम विश्वेश्वरैया राव ने। किसने, एम विश्वेश्वरैया। इनकी एक बुक है, बहुत बार एग्जाम में आई, क्या बोलेंगे द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। क्या बोलेंगे प्लान्ड, क्या बोलेंगे दोस्तों प्लान्ड इकोनॉमी, क्या बोलेंगे इकोनॉमी, इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, इनकी बुक है, बहुत बार एग्जाम में आई है। 1934 में इनके द्वारा लिखी गई थी, 1934 में, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ठीक है, और इन्होंने ही सबसे पहले आर्थिक नियोजन की जो रूपरेखा थी इन्होंने ही तैयार की। राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि गांधीवादी योजना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में छपने वाले। 1944 में महात्मा गांधी से विचारों से प्रेरित होकर 1944 में किसने, मन्ना नारायण, क्या बोलेंगे श्री मन्ना नारायण जो थे, मन्ना नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना के नाम से योजना बनाई थी। कब की बात है, 1944। क्या बोलेंगे दोस्तों 1944। हालांकि ये 1944 आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलता है, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगर आप प्राथमिक पंचवर्षीय योजना में प्राप्त आर्थिक विकास दर क्या थी। आप सभी को लक्ष्य भी बताना है कि लक्ष्य कितना रखा गया। देखिए प्राथमिक पहली अगर पंचवर्षीय योजना की मैं बात करता हूं तो ये जो इसका मतलब समय काल रहा है वो रहा है 1951 से 56 तक। कितना, 1951 से 56 तक। ये हेरोल्ड डोमल मॉडल पर आते हैं, किसके, हेरोल्ड क्या बोलेंगे, हेरोल्ड डोमर मॉडल पर, हेरोल्ड डोमल मॉडल पर आधारित थी। ये भी बात आप सभी को याद रखनी है। और इसमें कृषि को बढ़ावा दिया गया, यानी कि पहले कृषि में मतलब क्या हुआ, कृषि को बढ़ावा दिया गया। अच्छा, अगर मैं बूझूं कि लक्ष्य कितना रखा गया, लक्ष्य रखा गया 2.31 और प्राप्त कितना हुआ, अगर प्राप्त बूझा जाए तो मतलब प्राप्त कितना हुआ 3.6, यानी कि प्राप्त कितना हुआ, आपसे प्राप्त हुआ 3.6। अब देखें लक्ष्य आपने 2.1 रखा, हमें प्राप्त 3.6 हुआ, यानी कि ये क्या है, ये सफल योजना शामिल हुई। क्या बोलेंगे दोस्तों, इसे हम सफल योजना कह सकते हैं। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बनेगा, तो आप लोगों को ये बात याद रखनी है। क्लियर आप सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई। योजना आयोग की स्थापना सबसे पहले एक समिति पूछी जाती है, समिति की सिफारिश पर, क्या बोलेंगे केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर। क्या बोलेंगे केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर, केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी योजना आयोग की। योजना आयोग की सिफारिश केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर हुई थी। आप सभी को याद रखना, स्थापना 15 मार्च 1950। क्या बोलेंगे इंपॉर्टेंट है, 15 मार्च, कई बार एग्जाम में 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, इसके जो अध्यक्ष होते हैं, हालांकि 2015 से, क्या बोलेंगे 2015 में इसका नाम बदलकर वर्तमान में नीति आयोग कर दिया। क्या बोलेंगे, इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। आप सभी को याद रखना। ठीक है, अच्छा, ये योजना आयोग पहले था, इसके जो अध्यक्ष होते थे वो अध्यक्ष कौन होते थे, वो अध्यक्ष जो होते थे वो आपके प्रधानमंत्री होते। तो आप सभी को पता होगा इस पर प्रधानमंत्री कौन थे, नेहरू जी थे। तो यानी कि अगर बुझाया कि पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए, तो भी आप क्या बोलेंगे, नेहरू जी ही इसके अध्यक्ष बनाए गए थे योजना आयोग के। क्लियर आप सभी को ये बात याद रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा। कह रहा सर्वोदय योजना का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 बार सीधा एग्जाम में चिपका है कि सर्वोदय योजना का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो क्या बोलेंगे सर्वोदय योजना, ये योजना जनवरी 1950 में आई थी। कभी आती है, जनवरी 1950 में ये योजना लाई जाती है जयप्रकाश नारायण के द्वारा। किसके द्वारा, जयप्रकाश नारायण सर्वोदय योजना को लाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, इसके प्रस्तुत की गई, इसके तहत क्या हुआ, कृषि और कृषि आधारित जो लघु कुटीर उद्योग थे उन पर बल दिया गया था। कई बार एग्जाम में यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वोदय योजना किससे संबंधित थी। तो आप सभी को याद रखना है, जो कृषि और कुटीर उद्योग, जो कृषि और कृषि से संबंधित कुटीर उद्योग, तो छोटे छोटे कुटीर उद्योग, उनको क्या करना, उनको प्रोत्साहन देने के लिए ये योजना लाई गई थी, उन पर बल दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, राइट आंसर क्या होगा। कह रहा योजना अवकाश के 3 वर्ष थे। तो मैं सबसे पहली योजना की बात करूं, पहली योजना जो चली आप सभी को पता होगा 1951 से ये 56 तक चली थी। ठीक है, अगर मैं दूसरी योजना की बात करूं तो दूसरी चली थी 1956 से 57 तक, तो 61 तक चली थी। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 61 से कहां तक चलती, 61 से आपकी चली 66 तक। ठीक है, फिर आपका योजना अवकाश देखने को मिलता है। ये योजना अवकाश दोस्तों आपका चला था 66 से 69 तक। क्या बोलेंगे, 66 से 69 तक योजना अवकाश चलता है। ठीक है, आप सभी को याद है, कब से, जो 3 वर्षों का योजना अवकाश था वो 66 से 69 तक देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना आती है जो आपकी 1969 से कब तक चलती है, 1974
74 तक चलती है, ठीक है। उसके बाद 5वीं पंचवर्षीय योजना आती है जो 74 से कितनी तक चलती है, 74 से 78। तो अगर आपके ये देखो 4 ही वर्ष चली, यानी अगर आपके एग्जाम में पूछी जाए एकमात्र योजना जो पहले से समय से पहले समाप्त कर दी गई यानी 4 ही वर्षों तक चली, तो क्या बोलेंगे 5वीं पंचवर्षीय योजना। क्या बोलेंगे 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी ये 4 वर्षों की रही थी, ठीक है। ये बात आप सभी को याद रखना। अगर योजना अवकाश पूछा जाए तो 1969 से 1966 से 69 तक आपका योजना अवकाश चला था, याद रखेंगे। और ये क्यों चला, क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना आपकी असफल हो गई थी, ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना क्या हो गई, आपकी सफल हो गई थी और फिर 1966 और 69 में वार्षिक योजनाओं को लागू करना पड़ा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान से युद्ध वगैरह हुए थे, ठीक है। चीन के साथ युद्ध, भारत का चीन और फिर पाकिस्तान, इसी के कारण क्या हुआ, हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना ये समाप्त हो गई। अगला क्वेश्चन कह रहा नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन है, नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे, आप सभी को बताना है। नीति आयोग मैंने क्या बोला, जो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग दोस्तों बनी, उसी को रिप्लेस करके आपका 2015 में क्या बोलेंगे 2015 में योजना आयोग बना दिया गया, ठीक है। अच्छा इसके अध्यक्ष कौन होते, तो मैंने अभी बताया योजना आयोग के जो अध्यक्ष थे पहले मोदी जी ही थे, क्या बोलेंगे मोदी जी ही इसके अध्यक्ष थे, मोदी जी क्या बोलेंगे मोदी जी ही अध्यक्ष थे, क्योंकि 2015 में वही प्रधानमंत्री थे, अभी भी है, ठीक है। अच्छा अगर पूछा जाए सीईओ, पहले सीईओ कौन थे, तो क्या बोलेंगे, अच्छा पहले सीईओ पूछा गया तो क्या बोलेंगे, अगर इसके पहले सीईओ पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, बिल्कुल सही, प्रथम जो इसके सीईओ थे वो सिंधु श्री खुल्लर थे, क्या बोलेंगे सिंधु श्री खुल्लर थे, क्या बोलेंगे सिंधु श्री खुल्लर थे। अगर वर्तमान सीईओ पूछा जाए क्या बोलेंगे दोस्तों, वर्तमान सीईओ तो आप क्या बोलेंगे, अभी हाल ही में ये पहले अविकांत मतलब अविकांत कांत दूसरे थे, अब दोस्तों तीसरे बदल गए हैं, वो कौन से आप सभी को बताना है। तो क्या बोलेंगे ये आ गए हैं अब परमेश्वरन अय्यर, क्या बोलेंगे वर्तमान में परमेश्वरन अय्यर, क्या बोलेंगे अय्यर, ठीक है। परमेश्वरन अय्यर जो है ये आपके वर्तमान में क्या है सीईओ है, ठीक है। आप सभी को याद रखना, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चला जाए। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो नीति आयोग की स्थापना अभी बताया कब भाई, लेकिन आप सभी को याद रखना ये हुई थी 1 जनवरी, क्या बोलेंगे 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015। अच्छा आप सभी को ये भी बताना है कि उस वक्त जब ये रिप्लेस की गई तो कौन सी पंचवर्षीय योजना चली, तो आपको सभी को बता दूं 12वीं पंचवर्षीय योजना, क्या बोलेंगे 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, आप सभी को याद रखना। और उसी को मतलब वो समय से पहले ही समाप्त कर 2017 तक वो चलनी थी और वो समय से पहले समाप्त करके 2015 में 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई, ठीक है आप सभी को। अच्छा पूछा जाए कैसी संस्था है, तो याद रखेंगे गैर संवैधानिक गैर वैधानिक, क्या बोलेंगे गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक संस्था है, आप सभी को ये भी याद रखना, ठीक है। नीति आयोग इसका संविधान में कहीं पर वर्णन नहीं है, लेकिन फिर भी एक पावरफुल संस्था इसलिए क्योंकि इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। क्या राष्ट्रीय आय की गणना है तो आधार वर्ष क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर आप लोग स्टार लगाएंगे, लाखों बार एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा गया कि जो राष्ट्रीय आय है इसका आधार वर्ष क्या है, ठीक है। देखिए मैं आप बात करूं सबसे इसका जो पहले आधार वर्ष था 2004-5 था, क्या बोलेंगे 2004-5 इसका आधार वर्ष इससे पहले चलता था, ठीक है। लेकिन 1 जनवरी क्या बोलेंगे 1 जनवरी 2015 से 1 जनवरी 2015 से जो इसका आधार वर्ष लिया जा रहा है, वर्तमान में इसका आधार वर्ष जो है वो 2011-12 रखा गया आधार वर्ष, ठीक है 2011-12 ऑप्शन नंबर सी। जो आपका राष्ट्रीय आय है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बूझे उसका आधार वर्ष यही है, और थोक मूल्य सूचकांक बूझे उसका भी आधार वर्ष दोस्तों यही माना जाएगा, आप सभी को याद रखना, ठीक है। क्लियर है आप सभी को, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा आधार वर्ष यही है, ठीक है। तो याद रखें राष्ट्रीय आय की गणना यहीं पर की जाती है 2011 नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण रूप से स्थापित होने वाला पहला भारतीय बैंक कौन था। देखिए आप सभी को पता होगा, अगर हम बात करें इन बैंकों की, तो सबसे पहले दोस्तों एक आपकी अगर बुझाए पूर्ण रूप से जो पूर्ण रूप से अगर बुझाए तो क्या बोलेंगे, देखो सबसे पहले दोस्तों अवध कमर्शियल बैंक माना जाता है। सबसे पहले 1881 में देश का पहला जो बैंक था वो 1881 में अवध कमर्शियल बैंक का था। अवध कमर्शियल बैंक पहला आया था, लेकिन इसमें क्या था, इसमें जो था कहने का मतलब इसमें क्या था, अंग्रेजों की हिस्सेदारी मानी जाती है। अगर पूर्ण रूप से स्थापित माना जाए तो क्या बोलेंगे पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक जो था ये पूर्ण रूप से क्या था, ये पूर्ण रूप से स्थापित होने वाला भारत का पहला बैंक था, पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा स्थापित हुआ, तो क्या बोलेंगे पंजाब नेशनल बैंक इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जिसे हम लोग पीएनबी कहते हैं, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, क्या बोलेंगे जो बाजार कीमतें होती हैं उस पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद आप सभी को पता होना। देखिए हम दो पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं एमपी इसे कहते हैं मार्केट प्राइस यानी कि बाजार मूल्य, क्या बोलते हैं बाजार मूल्य, इसे मार्केट प्राइस। एक आती है एफपी इसे फैक्टर कॉस्ट मतलब साधन लागत, इसे क्या बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट यानी कि साधन लागत, क्या बोलेंगे साधन लागत कहा जाता है, ठीक है। अच्छा मार्केट प्राइस क्या होते हैं, और सकल जीडीपी का उत्पाद मतलब जो सकल जीडीपी होती है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद मतलब जीडीपी, क्या बोलेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जो इंग्लिश में समझ में आया मैं लिख देता हूँ जीडीपी, सकल उत्पाद मतलब जीडीपी। अब आप सभी को बताएं जीडीपी जो एमपी पर होती है, मार्केट प्राइस पर जो जीडीपी होती है वो कितनी होती है, तो क्या बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। जीडीपी जो होती है यानी कि जीडीपी एमपी प्लस विदेशों से प्राप्त
जो राष्ट्रीय आय होती है उसको अगर जोड़ दें, वही सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सॉरी ये सकल राष्ट्रीय आय नहीं, सकल राष्ट्रीय आय जो होती है वो जीडीपी होती है, और सकल राष्ट्रीय इसमें उत्पाद पूछा गया, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद नेट डोमेस्टिक नेशनल प्रोडक्ट पूछा गया, ठीक है, उत्पाद मतलब जीएनपी, जीएनपी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, आपको याद रखना विकल्प उत्तर ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से, ये रहा सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि इसे क्या बोलेंगे जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद को हम क्या बोलते हैं जीएनपी, जीएनपी। सकल राष्ट्रीय उत्पाद से प्रक्रिया के दौरान, अगर उत्पादन के प्रक्रिया के दौरान होने वाले मूल्यह्रास को घटा दिया जाए, देखो मैं आप सभी को बता दूं, अगर मैं जीडीपी की बात करता हूं, जीडीपी सकल राष्ट्रीय, इसे सकल राष्ट्रीय क्या बोलेंगे, सकल राष्ट्रीय आय की, सकल राष्ट्रीय, अगर जीडीपी में बात करूं, जीडीपी अगर बात करें, जीडीपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद इसे कहते हैं जीडीपी, ठीक है। अच्छा जीडीपी से मैं अगर जीडीपी से माने मूल्यह्रास कर दूं, क्या बोलेंगे मूल्यह्रास माइनस कर दूं, मूल्यह्रास क्या होती है, जो उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान उसमें मूल्यह्रास होता है, ठीक है। अगर मैं क्या बोलूँ मूल्यह्रास इसमें माइनस कर दूं, तो जो बचेगा उसे हम जीएनपी कहते हैं, क्या बोलेंगे, सॉरी एनडीपी कहते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या कहते हैं एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सॉरी एनजीपी कह रहा हूं, एनडीपी क्या बोलेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और इसमें पूछा गया कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी, सॉरी जीएनपी नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद पूछा गया, इसमें से अगर आप मूल्य ह्रास माइनस कर दें, क्या बोलेंगे मूल्य ह्रास माइनस कर दें, तो ये क्या बचेगा एनएनपी, क्या बोलेंगे इसमें बचेगा एनपी। तो राइट आंसर क्या होगा 120 का राइट आंसर बिल्कुल सही, क्या बोलेंगे बिल्कुल सही, क्या बोलेंगे हाँ। कितने लोग दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए जी एनएनपी, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है एनएनपी होगा, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या गरीबी के दुष्चक्र के सिद्धांत को किसने दिया, क्या बोले गरीबी के दुष्चक्र का जो सिद्धांत था वो किसने दिया, तो गरीबी के दुष्चक्र का जो सिद्धांत दिया था वो आपका रेगनर नार्केस ने दिया था, क्या बोले सॉरी थोड़ा प्रोनाउंसिएशन वीक हो रहा, माफी चाहेंगे दोस्तों, रेगनर नार्केसे ने दिया था, ठीक है, आप सभी को याद रखना, ठीक है। चलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। कह रहा एक निश्चित समयावधि में मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी की उच्च दर व बढ़ती हुई दर की स्थिति को क्या कहते हैं, आप सभी को याद रखना, जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी की दर साथ साथ दिखाई देती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है, बताएंगे आप सभी, ठीक है। क्या कहा जाता है, इससे इंग्लिश में आपने एक शब्द सुना स्टेग इन्फ्लेशन, क्या बोलेंगे आपने शब्द सुना होगा स्टेग इन्फ्लेक्शन, क्या बोलेंगे इन, एक मिनट दोस्तों, ये यफ बना हुआ एफ एल ए टी आई ओ एन, ठीक है, ये आपने स्टेग इन्फ्लेशन सुना होगा, तो स्टेग इन्फ्लेशन क्या है, निस्पंदन मुद्रास्फीति के क्या बोलेंगे, इसे निस्पंदन कहा जाता है, ठीक है, निस्पंदन स्टेगफ्लेशन, इसे आप स्टेग इन्फ्लेशन भी कह सकते हैं, ठीक है, तो इसे निस्पंदन कहा जाता है, याद रखें। जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी साथ साथ दिखाई देती है और मतलब दर उनकी बढ़ती हुई दिखाई देती है, तो दोस्तों वहाँ पर डिसइन्फ्लेशन यानी कि निस्पंदन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला ये रहा, कि रहा फिलिप बकर संबंध दर्शाता, फिलिप बकर आपने सुना होगा, फिलिप बकर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिलिप बकर किससे संबंधित आप सभी को बताया, ये मुद्रास्फीति और मतलब फिलिप बकर जो है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध दर्शाता है। मैं क्या बोलूँगा मुद्रास्फीति, क्या बोलेंगे मुद्रास्फीति और बेरोजगारी इनके बीच क्या देखा, इनके बीच संबंध दर्शाता है, आप सभी को याद रखना, ठीक है। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध दर्शाता है, तो स्फीति और बेरोजगारी के दर में संबंध बताता है कौन, फिलिप बकर, ठीक है। ये WC फिलिप थे, उन्होंने दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए मौद्रिक नीति जो होती है, मौद्रिक एक समिति आरबीआई के द्वारा मौद्रिक समिति गठित की जाती है, उसके द्वारा मौद्रिक नीति बनाई जाती है। अच्छा मौद्रिक नीति कब बनाई जाती है, ये प्रत्येक 2 माह बाद, क्या बोलेंगे प्रत्येक 2 माह बाद बनाई जाती है, 2 माह बाद। ये क्यों बनाई जाती है, क्यों लाई जाती है, देखिए मौद्रिक नीति जो होती है मौद्रिक समिति द्वारा इसलिए बनाई जाती है ताकि वो मतलब जो तरलता है, कहने का मतलब जो बहाव चल रहा है, तरलता चल रही पैसों की या किसी भी महंगाई को नियंत्रित वगैरह करने के लिए हमें मौद्रिक नीति बनाई जाती है, और ये आरबीआई जारी करती है। आरबीआई की तरफ से मौद्रिक समिति होती है, वही इसके नियंत्रण करता है। तो राइट आंसर क्या होगा, विकल्प उत्तर ए होगा, ठीक है। यानी कि मुद्रा की तरलता या बहाव को रोकने को नियंत्रित करने के लिए हमें मौद्रिक नीति की व्यवस्था करनी पड़ती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर रहा, जरा स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति के अंतर्गत वाणिज्यिक वाहनों की सीमा अवधि रखी गई है, क्या बोलेंगे स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति के अंतर्गत वाणिज्यिक वाहनों की सीमा अवधि रखी गई, क्या बोलेंगे वाणिज्यिक वाहनों की सीमा अवधि रखी गई है। स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति के अंतर्गत वाणिज्यिक वाहनों की जो सीमा अवधि है वो कितनी रखी गई, तो क्या बोलेंगे 15 वर्ष। सीमा अवधि कितनी रखी गई दोस्तों, 15 वर्ष रखी गई। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, आप सभी को याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है वस्तुओं और सेवाओं का इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के माध्यम से क्रय विक्रय क्या कहलाता है। जो वस्तुओं और सेवाएं होती हैं इनका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से क्रय विक्रय करेंगे तो इसे ई वाणिज्य कहा जाता है, क्या बोलेंगे दोस्तों ई वाणिज्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्या बोलेंगे ई वाणिज्य कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन
स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, राइट आंसर क्या होगा, कह रहा बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है करेंसी नोट जारी करना, मुद्रा योजना बनाना, भारत के सभी बैंकों पर नियंत्रण रखना, निर्यातकर्ताओं को ऋण देना। आप सभी को ये बात पता होनी चाहिए। क्या एक बात बताओ, करेंसी नोट जारी करती है आरबीआई, बिल्कुल भैया। मुद्रा योजना भी बनाती है, भारत के सभी बैंकों पर नियंत्रण, लेकिन क्या कभी कोई ऋण लेने गया आरबीआई से? नहीं, आरबीआई कभी ऋण नहीं देती। ऑप्शन नंबर डी होगा, कह रहा कौन सा कार्य नहीं करती। ठीक है, बाकी देखो शाख नियंत्रण, जैसे जो शाख नियंत्रण क्या होता है, जैसे तरलता के बहाव को रोकना, मौद्रिक नीति बनाती है, शाख नियंत्रण रखती है, बैंकों के बैंक के रूप में, मतलब बैंकों का बैंक कहा जाता नहीं, तो उसके रूप में कार्य करता है। विदेशी मुद्रा भंडार जो संरक्षण होता है वो भी आरबीआई के पास होता है। तो ये भी सभी कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, एक देश एक राशन कार्ड योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कौन कौन से राज्यों ने लागू किया? पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक देश एक राशन कार्ड, कहने का मतलब है अगर आपके पास राशन कार्ड है, क्या बोलेंगे दोस्तों, अगर आपके पास राशन कार्ड है तो अगर मान लिया आपके पास यूपी का राशन कार्ड है तो आप किसी अन्य राज्य में या यूपी के किसी अन्य जिले में भी राशन ले सकते हैं। मान लिया यूपी का आपके राशन कार्ड है तो आप किसी भी जिले, मान लिया लखनऊ से संबंधित है तो आप इलाहाबाद अगर जाएंगे तो वहां भी राशन ले सकते हैं। ये नियम होता है एक देश एक राशन कार्ड का। ठीक है, तो अभी तक कितने राज्यों ने इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया है? तो आप सभी को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अवमूल्यन का उद्देश्य क्या होता है? अवमूल्यन अच्छा क्या होता है? देखिए अवमूल्यन जो होता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आप सभी के लिए। अवमूल्यन क्या होता है आप सभी को बताना। अवमूल्यन, देखिए अवमूल्यन जो होता है, अवमूल्यन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आप सभी के लिए। कह रहा अवमूल्यन माध्यम से किसी देश द्वारा अपने निर्यात को बढ़ावा दिया और आयातों में कमी लाई जाती है। कहने का मतलब यह है कि जो अवमूल्यन होता है, अवमूल्यन मतलब अपनी मुद्रा का मूल्य अपने जानबूझकर आपने क्या किया, अपनी मुद्रा का मूल्य क्या किया, कम कर दिया। अपनी मुद्रा का क्या कर दिया, कम करना। अपनी मुद्रा का जो मूल्य होता है, अपनी मुद्रा का मूल्य कम करना ही क्या होता है, अपनी मुद्रा का क्या बोलेंगे, मुद्रा का अगर आप मूल्य जो है कम कर देंगे उसे ही मुद्रा मूल्यन, ये अवमूल्यन लिखा है, मुद्रा का अवमूल्यन कहा जाता है। ठीक है, वही क्या है, मुद्रा अवमूल्यन होता है। इसके लिए क्या किया जाता है, इसमें क्या होता है, निर्यात को प्रोत्साहित किया जाता है, मतलब निर्यात को आप क्या करते हैं, प्रोत्साहित। और आप सभी को याद रखना है जो इसमें आयात होते हैं, सॉरी माफी चाहेंगे, इसमें जो आयात होते हैं, आयात क्या हो जाते हैं, आयात दोस्तों महंगे हो जाते हैं। क्या होंगे, निर्यात को इसमें प्रोत्साहित किया जाता है, मतलब निर्यात को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, इसमें निर्यात को क्या किया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, निर्यात में कमी, सॉरी हाँ आयात में कमी लाई जाती है, माफी चाहेंगे दोस्तों, आयात में कमी लाई जाती है, आयात में कमी लाई जाती है और निर्यात को बढ़ावा दिया जाता है। क्या बोलेंगे, निर्यात को क्या किया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है और आयात को कमी की जाती है, निर्यात को प्रोत्साहन दिया जाता है। मुद्रा अवमूल्यन में क्या करना, अपनी जानबूझकर अपनी मुद्रा का मूल्य कम करना ही क्या होता है, अवमूल्यन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है बुड और बियर, क्या बोलेंगे, बुड और बियर एक हिसाब से तेजड़िया और मंदड़िया, ये भी दोनों शब्द होते हैं, तेजड़िया या मंदड़िया, इन्हें बुल और बियर भी कहते हैं। ये दोस्तों इसका सॉरी किससे संबंधित, इसका स्टॉक मार्केटिंग से, किससे दोस्तों, स्टॉक मार्केटिंग से संबंधित है, शेयर बाजार से संबंधित। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, तेजड़िया मंदड़िया भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो कौन प्रकाशित करता है, आप सभी को पता होगा। जो आर्थिक सर्वेक्षण की अगर मैं बात करता हूँ, आर्थिक सर्वेक्षण क्या बोलेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है, तो आप सभी को पता होगा। जो आर्थिक सर्वेक्षण की अगर बात करते हैं तो वित्त मंत्रालय जारी करता है। आर्थिक सर्वेक्षण होता क्या, देखो अगर मान लो बजट जो होता है, बजट दोस्तों, बजट जो होता है ये अगले वर्ष का अनुमान होता है। क्या बोलेंगे, अगले वर्ष का क्या होता है, अगले वर्ष का अनुमान होता है। और जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है वो पिछले वर्ष में कितना क्या खर्च किया वही होता है, जो पिछले वर्ष में आपने कितना क्या खर्च किया वो होता है आपका आर्थिक सर्वेक्षण। तो राइट आंसर क्या होगा, वित्त मंत्रालय इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। क्या राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई, यानी कि नाबार्ड, कहने का मतलब नाबार्ड की स्थापना आप सभी को, नाबार्ड की स्थापना आप सभी को बतानी है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई, तो आप क्या बोलेंगे, ये शिवरमन, सॉरी कि हाँ नाबार्ड की स्थापना बूझी गई है। राइट आंसर क्या है, शिवरमन समिति की सिफारिश पर 1942, क्या बोलेंगे 82, सॉरी 1982 में स्थापना होती है शिवरमन समिति की सिफारिश पर। क्लियर आप सभी को, उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए 30 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में किए हैं, सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, तो जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगर ऐसे ही लगातार आप सभी को तैयारी करनी है, यूपी पेट की मैं लगातार क्लास चला रहा हूं जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। ठीक है, अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। इकोनॉमिक्स का अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं, वाकई में आपको 5 के 5 नंबर चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में, सॉरी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर देख सकते हैं, बहुत अच्छे से समझा गया। बाकी लगातार क्लासेस चल ही रही हैं, इनके माध्यम से भी हम बहुत कुछ अर्जित कर लें। ठीक है, तो दोस्तों क्लास पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, आने वाला हर नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।